नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह। जहां एक तरफ वैश्विक सत्ता समीकरणों में उथल पुथल तेज हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन से लेकर तेहरान और मॉस्को तक बयानबाजी ने माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। बैकफुट पर नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी वैश्विक लोकप्रियता और भरोसे पर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। ताजी रिपोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय सर्वे ये इशारा कर रहे हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में उनके नेतृत्व पर विश्वास की दीवार कमजोर पड़ती हुई दिख रही है। और इसी बीच हमारी की राजनीति एक बार फिर वैश्विक आलोचना के केंद्र में आ गई है। उधर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा दावा सामने आया है, जिसने कूटनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। उनका कहना है कि ईरान पर हमले की रणनीति की जानकारी पहले से अमेरिकी नेतृत्व को थी और डोनाल्ड ट्रंप को इस पूरे प्लान की इंफॉर्मेशन थी, जानकारी थी। इस बयान ने अमेरिका इजरायल रिश्तों की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच ईरान से जुड़े नए समीकरणों में मुज्तबा नाम का असर तेजी से उभरता दिख रहा है, जिसे रणनीतिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। क्षेत्रीय पावर गेम में बढ़ता प्रभाव लगातार चर्चा का विषय बनता जा रहा है और वहीं रूस एक बार फिर अपने पुराने लेकिन बेहद विवादित फॉर्मूले के साथ मैदान में है। परमाणु ही शांति की गारंटी है, क्रेमलिन की यह सोच वैश्विक मंच पर चिंता बढ़ा रही है और बहस भी तेज कर रही है कि क्या हथियारों की ताकत सच में स्थिरता ला सकती है या फिर यह दुनिया को और बड़े टकराव की ओर धकेल रही है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। राजनीति के इस वैश्विक अखाड़े में हर तरफ तनाव है और बयान है, हर तरफ शक्ति का नया समीकरण लिखा जा रहा है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये दुनिया स्थिरता की ओर बढ़ रही है या फिर एक नए भू राजनीतिक तूफान के बिल्कुल करीब खड़ी है। और चलिए अब वर्ल्ड वॉर में नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर और आपको विस्तृत तरीके से बताते हैं आज की 4 बड़ी खबरें, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले हम ट्रंप की बात करते हैं। पहली खबर, बैकफुट पर ट्रंप मुज्तबा कदम। अब देखिए, बैकफुट पर ट्रंप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भले ही डोनाल्ड ट्रंप तमाम तरह के दावे कर ले, भले ही वो नैरेटिव सेट कर ले कि वो इस जंग में विजयी हुए हैं, लेकिन बैकफुट पर तो डोनाल्ड ट्रंप है, ये उन्हें मानना पड़ेगा क्योंकि ईरान जैसे देश ने उनके छक्के छुड़ा दिए। कितना भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात रोकने की कोशिश की है, लेकिन मौजूदा स्थिति ये बताती है, ये दिखाती है, दर्शाती है कि डोनाल्ड ट्रंप हर बात पर मुंह की खाते हुए नजर आए, क्योंकि ईरान जिस बात पर पहले दिन से अडिग था वो बाद में भी उसी पर अडिग है। और अभी भी डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं ईरान के आगे छोटे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश ईरान के आगे टिक नहीं पाया है और उसकी बड़ी बानगी आप समझ सकते हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर। हॉर्मुज़ स्ट्रेट जिस पर कभी ईरान का नियंत्रण नहीं था, लेकिन इस जंग से हासिल क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ईरान को याद दिला दिया कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर वो कब्जा कर सकता है और टोल वसूल सकता है। इसके अलावा परमाणु समझौते को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो ताल ठोक रहे, पीठ ठोक रहे अपनी, उस पर क्या हासिल हुआ उन्हें। अभी भी ईरान तो अपनी बात पर अडिग है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बैकफुट पर है ट्रंप। और मुज्तबा का दम, मुज्तबा वाली फ्रंट में नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे से ही जिस तरीके से उन्होंने पूरे नाटक का मंचन किया है या फिर कहे कि जिस तरीके से कमांड ली है पूरे युद्ध की, जंग की, भले ही अस्थिरता पैदा करने की कोशिश ईरान में की गई हो अमेरिका द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, लेकिन वो अस्थिरता नजर कहां पर आई है। बहुत सादे अंदाज में ईरान ने हर बात का जवाब दिया है, हर वार पर पलटवार किया है और अपनी बातों पर अडिग रहा है। और जिस गृह युद्ध की कोशिश अमेरिका ने की कि ईरान में हो जाए, गृह युद्ध कहां हुआ। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बैकफुट पर है ट्रंप और मुज्तबा का दम, क्योंकि बैक साइड ही सही, पर्दे के पीछे से ही सही, अभी पब्लिकली नहीं आए मुज्तबा खामने। और मुज्तबा खामने को लेकर तमाम तरह की बातें भी हुई कि शायद जीवित नहीं है या फिर अगर है तो कोमा में है, कहां है, सत्ता परिवर्तन करेंगे, कहां हुआ है वो सत्ता परिवर्तन। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर है। दूसरी बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर के, जिस पर विस्तृत तरीके से हम बात करने वाले डिटेल में। ट्रंप पर भरोसा नहीं है, लोकप्रियता घटी है। जी हाँ, ये बिल्कुल हुआ है। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता घटी है और ये हम नहीं कह रहे, एक सर्वे हुआ बाकायदा 36 देशों का, उसमें ये पता चला है कि बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को नापसंद करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां,
चाहे वो इमिग्रेशन को लेकर हो या फिर जिस तरीके से वो टैरिफ बम उन्होंने फोड़े हैं तमाम देशों पर। वो कह रहे हैं अमेरिका को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नेशन फर्स्ट है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां किसी के गले नहीं उतर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को पीस मेकर कहते हैं और कहते हैं कि मैं जंग रुकवाने के लिए जाना चाहता हूं, इस जंग का क्रेडिट किसको जाएगा? ये जो ईरान और अमेरिका के बीच इजराइल के साथ ये जो स्थिरता पैदा हुई है मिडिल ईस्ट में, और सिर्फ मिडिल ईस्ट क्यों, हॉर्मुज़ स्ट्रेट जब बंद हुआ है, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हुआ है, ये जो ऊर्जा संकट पैदा हुआ दुनिया के लिए, इसका क्रेडिट किसे देंगे हम? और इसीलिए हम कह रहे हैं, इनफैक्ट हम नहीं कह रहे, ये एक सर्वे है और डिटेल में आपको बताएंगे सर्वे में क्या क्या निकल कर आया है, कौन कौन से देशों ने पार्टिसिपेट किया है और पता चला कि ट्रंप की लोकप्रियता किस तरीके से घट रही है। इलेक्शंस में क्या होगा देखना महत्वपूर्ण होगा। अगली तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं वर्ल्ड वॉर की, जिस पर हमारी नजर रहेगी। नेतन्याहू का ऐलान, पता था प्लान। अब जरा देखिए, इस खबर से यह साफ पता चलता है कि अमेरिका और इजराइल के रिश्ते, उनमें पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। यानी कि यहां पर साफ तौर पर नेतन्याहू ने कह दिया, अमेरिका तो 10 बार कह चुका है, डोनाल्ड ट्रंप कई दफा कह चुके, नेतन्याहू जेल चले जाते, अस्तित्व नहीं होता ईरान का अगर, माफ कीजिएगा, इजराइल का अगर अमेरिका नहीं होता, मैं नहीं होता, ये तक कहा उन्होंने। अब यहां पे नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि सब कुछ पता था अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को, हमने जो अटैक्स किए हैं लेबनान पर या फिर ईरान के साथ भी जिस तरीके से एस्केलेशन हुआ है, सब कुछ पता था अमेरिका को, हम अपना काम कर रहे थे ना, हमने युद्ध शुरू करते समय अमेरिका की परमिशन ली थी और ना आज अमेरिका के कहने पर ये युद्ध हम रोक देंगे, ये हम डिसाइड करेंगे, ये बताया यहाँ पर नेतन्याहू ने। और ये साफ तौर पर कह दिया है कि हम उनके हाथ की कठपुतली नहीं है कि जैसे वो हमें चलाएंगे हम चलने लगेंगे। समझौता ईरान अमेरिका में हुआ है, वो समझ लें आपस में, लेकिन इजराइल अपनी बात पर अडिग है। जाहिर है नेतन्याहू ये कहेंगे इसलिए भी क्योंकि इजराइल में उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी कुर्सी इस जंग के भरोसे ही बची है। अब अगर वो अमेरिका के कहने पर ये जंग बंद कर देंगे तो फिर हासिल क्या होगा? इसीलिए, और जाहिर है इजराइल ये भी बता रहा है कि अमेरिका के साथ उसके संबंध भले ही प्रगाढ़ हैं, वो हथियार ले रहे हैं अमेरिका से, दुनिया भर की के सपोर्ट मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने आज कहा बैठो तो बैठेंगे, अमेरिका ने कहा युद्ध शुरू करो तो करेंगे और अमेरिका ने कहा हमले बंद करो तो हमले बंद करेंगे। ये इजराइल खुद डिसाइड करेगा। नेतन्याहू ने ऐलान, और जिस पर हम बहुत डिटेल में बताएंगे आपको कि क्या अमेरिका और इजराइल की दोस्ती में कोई दरार आ गई है, क्या ये दोस्ती जो है नेतन्याहू और ट्रंप के बीच की, अब इसमें कोई तनातनी, कोई मतभेद है, इस पर बहुत डिटेल में बात अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं जिस पर हमारी नजर रहने वाली है। रूस का फॉर्मूला परमाणु पहरा, जी हां, परमाणु पहरा, क्योंकि रशिया अब ये साफ तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर तीसरे विश्व युद्ध से बचना है तो परमाणु शक्ति तो कहीं ना कहीं बनना पड़ेगा, होना पड़ेगा। एक करार था अमेरिका और रशिया के बीच, जिस पर डिटेल में आपको बताएंगे। इसके साथ हमें इस वक्त रशिया की तरफ से, पुतिन की तरफ से ये स्टेटमेंट परमाणु को लेकर कही गई बात, बहुत सारी और भी चीजें बैकड्रॉप में चूंकि चल रही हैं, वेस्ट एशिया में जो तनाव चल रहा है, क्या ये ईरान को भी एक इशारा है कि ईरान अगर परमाणु शक्ति नहीं बनता है तो कभी भी उस पर अटैक हो सकता है, और जो परमाणु संपन्न देश है उन्हें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं किसी की, और इसीलिए अगर चाहते हैं कि अगला विश्व युद्ध ना हो तो सब परमाणु संपन्न होंगे, तभी तो सामने वाले की हिमाकत नहीं होगी। इसके साथ क्या रशिया जो है वो अमेरिका को किसी तरह की चेतावनी देख रहा है? क्यों पुतिन ने इस तरह की बात कही है, जब ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि यूक्रेन के साथ उसकी तनातनी चल रही है, जंग चल रही है, और दूसरी तरफ वेस्ट एशिया में भी इस तरह से अगर देखें एस्केलेशन नजर आ रही है। सो इन तमाम खबरों पर बहुत डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नई डिमांड, कांग्रेस से अतिरिक्त फंडिंग की मांग की गई है। ईरान युद्ध के लिए 87.6 अरब डॉलर की मांग, जबकि 67.15 अरब डॉलर सैन्य खर्च के लिए प्रस्तावित है। एक लिमिट है, लेकिन इस लिमिट के पार जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की डिमांड। ईरान युद्ध के लिए पैसा मांगा है, कांग्रेस से अतिरिक्त फंडिंग की मांग की है। डोनाल्ड ट्रंप की नई डिमांड आई है। अब क्या करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप इसके जरिए, और जब उन्हें इस लिमिटेशन के बारे में पता है तो फिर ऐसे में इस तरह की डिमांड क्यों उनके द्वारा की गई है? अब क्या उनकी डिमांड पूरी होती है, नहीं होती है, वो क्या क्या तर्क इसके आगे रखते हैं,
और क्या ईरान को लेकर फिर से नई रणनीति वो बनाने वाले, बहुत सारे सवाल है, क्योंकि एक तरफ समझौता चल रहा है ईरान के साथ, वो 60 दिनों की बातचीत भी चल रही है। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप की नई डिमांड, अभी तक हम आपको स्टेटमेंट्स बता रहे थे, अब ये नई डिमांड जो है वो निकलकर सामने आई है। बहरहाल ईरान युद्ध में यूरोप की चुप्पी से बढ़ के ट्रंप, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी पर कसा है तंज। नेटो चीफ मार्क रूट से ट्रंप की तीखी बहस हो गई है, सहयोगियों की भूमिका पर सवाल उठा दिए। ये नई बात नहीं है। ईरान युद्ध में जिस तरीके से यूरोप ने चुप्पी साधी, ये बात नहीं गले उतरी है डोनाल्ड ट्रंप के, भड़के हैं वो जबरदस्त तरीके से। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी पर उन्होंने टॉन्ट कसा है, तंज कसा है। नेटो चीफ मार्क रूट से ट्रंप की बहस भी हुई है। पहले भी कहा था कागजी शेर, इसके अलावा ये कि हम पाल क्यों रहे हैं, नेटो को हम इतना पैसा क्यों मुहैया करा रहे हैं, इन तमाम बातों का जिक्र किया डोनाल्ड ट्रंप ने। और अब एक बार फिर से नेटो चीफ मार्क रूट से ट्रंप की तीखी बहस हुई है, सहयोगियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब ईरान के साथ हमारा सीधा युद्ध चल रहा था, तो फिर क्यों नेटो कंट्रीज उनके सहयोग में नहीं उतरी हैं, समर्थन में नहीं आई हैं। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप खासे नाराज है, इसीलिए उन्होंने एक बार फिर से अपने सहयोगियों की भूमिका पर सवाल उठाए। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा दावा, ऑपरेशन राइजिंग लाइन पर खुलासा, ट्रंप को सिर्फ जानकारी दी है, परमिशन नहीं ली है, ये कहा गया। ईरान कार्रवाई में ट्रंप बाद में शामिल हुए। नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि भाई हमारा तो पहले से हमारी जंग चल रही है ईरान के साथ, हमारे मतभेद है, हमारा विवाद है। ऐसे में हमने सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को इस बारे में इंफॉर्मेशन दी है, हम उनकी परमिशन नहीं लेंगे। अगर आज समझौते की बात हो रही है कि सभी मोर्चों पर युद्ध रुक जाए, वो समझौता ईरान और अमेरिका के बीच हुआ है। अब जाहिर है ईरान पूछ भी रहा है ना अमेरिका से कि इजराइल क्यों लगातार युद्ध कर रहा है, जब आपने कहा कि सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त होंगे। वो सवाल भी दागे जा रहे हैं। अब इन सब के बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का यह बड़ा दावा कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन पर उन्होंने खुलासा किया है, ट्रंप को हमने इंफॉर्मेशन दी थी, ट्रंप को हर चीज का पता था, हर चीज की जानकारी उन्हें थी। हालांकि हमने उन्हें जानकारी दी थी, उनसे अनुमति नहीं ली, उनसे परमिशन नहीं लेंगे, ना युद्ध शुरू करते समय ली थी, ना भी लेंगे, हर एक्शन पे उनसे परमिशन नहीं लेंगे, और ना ही उनके कहने पर युद्ध रोकेंगे। ईरान कार्रवाई में ट्रंप बाद में शामिल हुए। नेतन्याहू ने यह साफ तौर पर कहा है कि इजराइल के लिए जरूरी है, इजराइल की सिक्योरिटी इंटीग्रिटी के लिए ईरान के साथ ये जंग जरूरी है, या फिर कहे कि सीधे ईरान के साथ नहीं। जिस तरीके से हिजबुल्ला पर ये जो अटैक्स हो रहे हैं इजराइल द्वारा, ऐसे में इन्हें बंद नहीं कर सकते, ये डिसाइड अपने हिसाब से करेंगे। अमेरिका इज नो वन। बहरहाल पुतिन का परमाणु पर सनसनीखेज बयान, परमाणु हथियार दुनिया की सुरक्षा ढाल, न्यूक्लियर डिटरेंस ही रोक सकता है युद्ध, न्यूक्लियर खतरा फिर गहराया, ये उठ रहा है बड़ा सवाल। क्योंकि जिस तरीके से पुतिन ने परमाणु पर सनसनीखेज स्टेटमेंट दिया है, बयान दिया है और कहा है कि परमाणु हथियार दुनिया की सुरक्षा ढाल है, ऐसे में कहीं ना कहीं न्यूक्लियर खतरा क्या फिर से गहराया। चलिए एक बार फिर से बात करते वेस्ट एशिया की और समझते हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए। क्या जिस हॉर्मुज स्ट्रेट को बचाने का दावा करके व्हाइट हाउस जीत का जश्न मना रहा है, उसी हॉर्मुज पर अब ईरान अपनी नई शर्तें लागू करने जा रहा है। और क्या जिस मुज्तबा खामनेई को कभी वॉशिंगटन ने अस्वीकार्य चेहरा बताया था, वही आज मिडिल ईस्ट की नई शक्ति का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। सवाल इसीलिए क्योंकि जंग शुरू होने से पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान झुकेगा, सत्ता बदलेगी, परमाणु कार्यक्रम खत्म होगा, मिसाइल्स रुकेंगी और हॉर्मुज पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। लेकिन जंग खत्म होने के बाद तस्वीर बिल्कुल उल्टी हुई, उलट जो है वो दिखाई दे रही है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है ये जीत का नैरेटिव या कूटनीतिक मजबूरी डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि बैकफुट पर ट्रंप हैं, मुज्तबा बड़े खिलाड़ी हैं, यही नजर आ रहा है। ट्रंप का दावा वर्सेस ईरान की हकीकत, बहुत फर्क है दोनों में। हाथ से निकला है हॉर्मुज, ये बात बिल्कुल सही है, सबको दिख रहा है इसका इंपैक्ट। मुज्तबा को पहले ट्रंप ने ठुकरा दिया था, पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, उसके बाद ये कहा जाने लगा कि भाई वो है ही नहीं, जीवित ही नहीं है, या हो सकता है कोमा में हो। उसके बाद ये भी स्टेटमेंट आया कि हम मिलने के लिए आतुर हैं। जिस ईरान के रिप्रेजेंटेशन को, नेतृत्व को आप स्वीकार नहीं कर रहे थे, अब उनसे बात करनी पड़ रही है आपको, उन्हें टेबल पर लाने के लिए आपने मनाया है। आज उसी से समझौते की मजबूरी आपकी देखने को मिली है। सत्ता परिवर्तन आप कर नहीं पाए हैं, ईरानी शासन झुका नहीं है, युद्ध के बाद भी तेहरान मजबूत नजर आ रहा है, प्रतिबंध हट गए हैं, संपत्तियां बहाल,
क्योंकि दबाव में झुका है अमेरिका। अब ट्रंप की विजय कथा पर सवाल उठ रहे हैं। नैरेटिव ट्रंप सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका जीत गया, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर भी निशाना साधा कि वो जो नहीं कर पाए वो मैंने करके दिखाया। क्या करके दिखाया वो नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप की विजय कथा पर इसीलिए उठ रहे हैं सवाल। अमेरिकी सर्वे में लोकप्रियता घट गई है डोनाल्ड ट्रंप की, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका इंपैक्ट मुमकिन है आने वाले इलेक्शंस में भी देखने को मिलेगा। बैकफुट पर ट्रंप। हाथ से निकला होर्मुज। मुज्तबा बनी सबसे बड़ी खिलाड़ी। ईरान युद्ध की शुरुआत में अमेरिकी खेमे का सबसे बड़ा लक्ष्य था ईरानी सत्ता व्यवस्था को कमजोर करना और खामनेई परिवार के प्रभाव को खत्म करना। लेकिन आज हालात ये हैं कि सत्ता परिवर्तन तो दूर, तेहरान की व्यवस्था पहले से ज्यादा संगठित दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा नाम बनकर उभरे हैं मुज्तबा खामनेई, वही मुज्तबा जिन्हें लेकर कभी पश्चिमी देशों ने कड़ी आपत्तियां जताई थी। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि अमेरिका को उसी सत्ता ढांचे के साथ समझौता करना पड़ रहा है जिसे बदलने की बात कही जा रही थी। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने के लिए समझौता हुआ, लेकिन असली सवाल यह है कि होर्मुज पर नियंत्रण किसका है। दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। युद्ध से पहले जहाज स्वतंत्र तरीके से गुजरते थे, लेकिन अब ईरान और ओमान नई समुद्री व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। सुरक्षा, नेविगेशन और संभावित सर्विस चार्ज, इन सब पर चर्चा शुरू हो चुकी है। यानी जिस रास्ते को ट्रंप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, उसी रास्ते पर अब ईरान अपनी भूमिका और मजबूत करता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को खाड़ी देशों के दौरे पर निकलना पड़ा। रूबियो ने साफ कहा, होर्मुज अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, ईरान किसी तरह का टोल या शुल्क नहीं लगा सकता। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ अमेरिका के मुताबिक चल रहा है तो फिर इतनी बेचैनी क्यों? अगर ट्रंप युद्ध जीत चुके हैं तो फिर खाड़ी देशों को भरोसे में लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर होर्मुज पूरी तरह सुरक्षित है तो फिर नई क्षेत्रीय व्यवस्थाओं पर इतनी चिंता क्यों दिखाई दे रही है? न सत्ता परिवर्तन हुआ, न ईरान झुका, न मिसाइल कार्यक्रम रुका और ना ही होर्मुज पर अमेरिका की शर्तें लागू होती दिख रही हैं। यही वजह है कि आज सवाल उठ रहा है, क्या ट्रंप मैदान में नहीं बल्कि नैरेटिव की लड़ाई लड़ रहे हैं? और क्या असली जीत तेहरान के खाते में चली गई है? और सबसे बड़ा सवाल, ईरान युद्ध ने ट्रंप की लोकप्रियता कम कर दी है, ट्रंप की पॉपुलैरिटी कम कर दी है। अब ट्रंप को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। तो वैसे ही ट्रंप की नीतियां, उनके टैरिफ्स जिस तरीके से उन्होंने लगाए हैं तमाम देशों पर, उनकी इमिग्रेशन नीति से लेकर सवाल उठ रहे हैं और ऊपर से ही युद्ध। एक रिपोर्ट। अब बात ट्रंप के उस दावे की जिसे व्हाइट हाउस अपनी सबसे बड़ी सफलता बता रहा है। दावा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म, लेकिन तेहरान से आने वाले बयान इस कहानी का दूसरा पक्ष दिखाते हैं।
अमेरिका कहता है कि ईरान ने परमाणु गतिविधियों को सीमित करने पर सहमति दी, लेकिन ईरान कहता है कि ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हुई। अमेरिका कहता है कि निरीक्षण होगा, ईरान कहता है निरीक्षण को लेकर दावे गलत हैं। अमेरिका कहता है न्यूक्लियर क्षमता खत्म, ईरान कहता है कार्यक्रम उनकी शर्तों पर चलेगा। यानी एक ही समझौते की दो अलग अलग कहानियां। और सिर्फ परमाणु कार्यक्रम ही नहीं, ट्रंप ने तो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को भी रोकने का दावा किया था, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कहा, मिसाइल कार्यक्रम किसी समझौते का हिस्सा न था, न है और न होगा। तेहरान का तर्क साफ है, अगर मिसाइल्स नहीं होती तो इजराइल और अमेरिका ईरान को तबाह कर देते। यानी जिस मुद्दे को ट्रंप जीत बता रहे हैं, उसी मुद्दे पर ईरान किसी भी तरह के समझौते से इनकार कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल प्रतिबंधों पर है। 47 साल से लगे आर्थिक दबाव, जमे हुए फंड और वित्तीय पाबंदियां, इन सबको लेकर अमेरिका को नरमी दिखानी पड़ी। तेहरान को आर्थिक राहत मिली, जब्त संपत्तियों पर चर्चा आगे बढ़ी और पुनर्निर्माण के लिए बड़े फंड का रास्ता खुलता दिखाई दिया। यानी युद्ध खत्म करने के लिए वॉशिंगटन को कीमत चुकानी पड़ी। और यही वो बिंदु है जहां आलोचक पूछ रहे हैं, अगर सारी शर्तें अमेरिका की थीं, तो फिर रियायती अमेरिका ने क्यों दी? तो तस्वीर साफ है, ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान को रोक दिया, लेकिन ईरान कह रहा है कि उसने अपनी शर्तें नहीं छोड़ी। ट्रंप कह रहे हैं कि होर्मुज सुरक्षित है, लेकिन होर्मुज की नई व्यवस्था पर चर्चा तेहरान और मस्कट कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि परमाणु और मिसाइल खतरा खत्म हो गया, लेकिन ईरान दोनों दावों को खारिज कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या व्हाइट हाउस जीत गया है या सिर्फ उसका नैरेटिव बेच रहा है? क्या ट्रंप की जीत सिर्फ भाषणों में है और क्या मिडिल ईस्ट की इस नई बाजी में सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरे हैं मुज्तबा खामनेई? यही वो सवाल है जो आज वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक गूंज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और वहीं ट्रंप की वैश्विक लोकप्रियता को बड़ा झटका लगा है। 36 देशों के सर्वे में 76% लोगों ने अब विश्वास जताया। 36 देशों के सर्वे में ये अब विश्वास जताया गया है, यानी कि ट्रंप की कुल मिला के पॉपुलैरिटी कितनी कम हुई, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 36 देशों का ये सर्वे, जिसमें 76% लोगों ने अब विश्वास जताया है। प्यू रिसर्च रिपोर्ट में अमेरिका की छवि पर सवाल उठे हैं। अमेरिकी फर्स्ट नीति पर भी गंभीर सवाल उठे। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति जरा आप समझिए। डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी कितनी कम हुई है। गाजा युद्ध, ईरान नीति पर आलोचना बढ़ी है। सहयोगी देशों में भी अमेरिका को लेकर असहजता है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स आते हैं अपने सहयोगियों को लेकर, दूसरे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर, ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी पर सवाल, अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति प्रमुख की पॉपुलैरिटी पर सवाल। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये जो सर्वे है ये 36 देशों का सर्वे है और 76%, 76% लोगों ने अब विश्वास जताया है। यानी कि वो लोग डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों, उनके बयानों, उनके काम करने के तरीके से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। प्यू रिसर्च रिपोर्ट में अमेरिका की छवि पर भी सवाल उठ गए। अमेरिका जैसा देश जो कि पूरे विश्व में चौधरी बनना चाहता है या फिर कहे कि सबको लीड करना चाहता है, उसके खुद की इमेज पर कितना बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है, कितना बड़ा सवाल है। अमेरिका फर्स्ट नीति पर भी गंभीर सवाल उठे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस अमेरिका फर्स्ट नीति की बात करते हैं, क्या वाकई में उनके लिए अमेरिका फर्स्ट है भी, या फिर उनके निजी हित ही सब कुछ है, या फिर उनका ईगो, या फिर उनके कुछ भी कैजुअल कह देने का जो एटीट्यूड है। बहरहाल क्या दुनिया अब डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं करती है?
क्या अमेरिका की वैश्विक साख ट्रंप के दौर में सबसे बड़े संकट से गुजर रही है? और क्या वॉशिंगटन की नीतियों से उसके पुराने दोस्त भी अब दूरी बनाने लगे हैं? दुनिया के सबसे ताकतवर नेता माने जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आई एक नई ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के ताजा सर्वे में दावा किया गया है कि 36 देशों के 76% लोगों को ट्रंप के नेतृत्व पर भरोसा नहीं। पाकिस्तान से लेकर फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन तक ट्रंप के खिलाफ अविश्वास की लहर नजर आ रही, दिखाई दे रही है। सिर्फ ट्रंप ही नहीं, अमेरिका की वैश्विक छवि पर भी सवाल उठ रहे हैं। दुनिया के आधे से ज्यादा लोग अब अमेरिका को भरोसेमंद साझेदार मानने को तैयार नहीं है। पीछे की वजह गाजा युद्ध, ईरान नीति, रूस यूक्रेन संघर्ष और टैरिफ वॉर जैसे मुद्दों पर ट्रंप को भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका फर्स्ट की नीति ने अमेरिका को ही दुनिया में अकेला कर दिया है? क्या ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति से सहयोगी देश असहज हो गए हैं? और क्या दुनिया अब किसी नए वैश्विक नेतृत्व की तलाश में है? आज हम आपको दिखाएंगे वो सर्वे, वो आंकड़े और वो सच जिसने ट्रंप की वैश्विक लोकप्रियता पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। आखिर क्यों दुनिया कह रही है कि ट्रंप पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है? कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी जो है वो घटती हुई दिखाई दे रही है। 76% लोगों को ट्रंप पर विश्वास नहीं है। सिर्फ 23% लोगों ने विश्वास जताया है डोनाल्ड ट्रंप पर। 36 देशों के सर्वे में यह बड़ा खुलासा हुआ है। नो ट्रस्ट ट्रंप, नोबडी ट्रस्ट ट्रंप। फ्रांस में 84% लोगों को विश्वास नहीं है डोनाल्ड ट्रंप पर। जर्मनी की बात अगर कर ले, जर्मनी में 84% लोगों ने अविश्वास जताया है। स्वीडन में 89% लोगों ने नकार दिया है डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप को। अब देखिए, पाकिस्तान भी ट्रंप से नाराज है। 82% पाकिस्तानियों को भरोसा नहीं है डोनाल्ड ट्रंप पर। वैश्विक नेतृत्व पर सवाल उठ रहे। प्यू सर्वे में बड़ा दावा किया गया। ऐसे में ट्रंप की घटती ग्लोबल साख अमेरिका की छवि को झटका लगा है। 57% लोगों की नकारात्मक राय है। दुनिया में असंतोष बढ़ा है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। अमेरिका फर्स्ट पर दुनिया नाराज है। दूसरे देशों के हितों की अनदेखी की जा रही है, यह मैसेज जा रहा है। 66% लोगों ने आरोप लगाया है। विदेश नीति पर बढ़ी आलोचना। गाजा ईरान नीति पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो घिरते नजर आ रहे हैं। गाजा नीति से भी 76% लोग असहमत हैं। ईरान के साथ जो किया डोनाल्ड ट्रंप ने, ईरान नीति को लेकर भी 74% लोगों ने अविश्वास जताया है, खारिज किया इस नीति को। विदेश नीति पर वैश्विक नाराजगी नजर आ रही है। और टैरिफ वॉर का नुकसान नहीं भूल सकते हम और आप। 77% लोगों ने टैरिफ नीति का विरोध किया है। व्यापारिक साझेदारों में नाराजगी है। भारत में भी सीमित समर्थन है। भारत में भी नाराजगी है। भरोसेमंद साझेदार नहीं है अमेरिका। अब सिर्फ 47% लोगों ने अमेरिका को भरोसेमंद माना है। 75% लोगों ने कह दिया उन्हें विश्वास नहीं है। कनाडा समेत कई देशों में गिरावट है डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी में। अब ऐसे में दुनिया में अमेरिका कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह की स्थिति अभी बन रही है, 63% लोग बोले हैं शांति में कम योगदान है। वैश्विक नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका की छवि बदल रही है। वो अमेरिका जो कि लीड करना चाहता है दुनिया भर में, ऐसे में कहीं ना कहीं उसकी पॉपुलैरिटी पर ये प्रश्न चिन्ह लगा है और उसकी छवि बदल रही है। लोकतंत्र की छवि पर भी असर पड़ा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भरोसा घटा है। सिर्फ 39% लोगों ने जताया विश्वास। कई देशों में तो नेगेटिव धारणा बन गई है। अब अगर हम ट्रंप का ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड देखें कि ग्लोबली डोनाल्ड ट्रंप को लोग किस तरीके से ले रहे हैं, तो दुनिया के अधिकांश देशों में नाराजगी है डोनाल्ड ट्रंप के प्रति। यूरोप में सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का।
कुछ ही देश ऐसे हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर समर्थन बाकी है। अब ऐसे में एक और सवाल ये उठता है कि हो क्यों रहा है ऐसा? क्यों डोनाल्ड ट्रंप से दुनिया दूर हो रही है, उनके सहयोगी दूर हो रहे हैं? गाजा, ईरान और यूक्रेन का मुद्दा इसमें सबसे ऊपर है। टैरिफ नीति पर विवाद, सर्वे में दिखी वैश्विक नाराजगी। तो ये तमाम वो बड़े मसले हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप की नेगेटिव पॉपुलैरिटी में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या परमाणु बम अब सिर्फ हथियार नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा की गारंटी बन गए हैं? और क्या इंसानियत की सुरक्षा अब उन्हीं हथियारों के भरोसे है जो पूरी मानव सभ्यता को मिनटों में खत्म कर सकते हैं? क्योंकि रूस ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। रूस ने एक बार फिर से न्यूक्लियर हथियारों को लेकर एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। क्रेमलिन ने साफ साफ कहा है कि इस वक्त परमाणु हथियार ही दुनिया को वैश्विक युद्ध से बचा सकता है। यानी जिस हथियार को दुनिया सबसे बड़ा विनाश मानती है, रूस उसे सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अगर सुरक्षा का आधार ये परमाणु बॉम्ब बन जाएगा तो क्या दुनिया पहले से ज्यादा सुरक्षित होगी या पहले से ज्यादा खतरनाक होगी? तो जिस परमाणु हथियार की हम बात कर रहे हैं, जिसे दुनिया सबसे बड़ा विनाश मानती है, रूस उसे बड़ा सुरक्षा कवच बता रहा है। सवाल यह है कि अगर सुरक्षा का आधार परमाणु बॉम्ब बन जाएगा तो क्या दुनिया पहले से ज्यादा खतरनाक होगी या सुरक्षित होगी? पुतिन का परमाणु पैगाम क्या कहता है? क्या दुनिया को बचाएगा एटम बॉम्ब? रूस का बड़ा दावा, परमाणु हथियार ही सुरक्षा की गारंटी है, न्यूक्लियर डिटरेंस जरूरी है, विश्व युद्ध रोकने का दावा है। अब ऐसे में परमाणु संधि पर संकट नजर आ रहा है। न्यू स्टार्ट संधि समाप्त, रूस अमेरिका पर सीमाएं खत्म, हथियार नियंत्रण पर अब कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब जरा आपको समझौते के बारे में बता दूं। देखिए, 2010 में एक संधि हुई थी, रूस अमेरिका के बीच समझौता हुआ था। 1550 तैनात परमाणु वॉरहेड की सीमा तय की गई। हालांकि फरवरी 2026 में ये समाप्त हो गई। अब कोई सक्रिय परमाणु नियंत्रण संधि नहीं है। न्यूक्लियर डिटरेंस या न्यूक्लियर खतरा, क्योंकि रूस ये कह रहा है परमाणु हथियार शांति की गारंटी है। पश्चिम ये कह रहे हैं कि दबाव बनाने का हथियार है, चीन नई संधि के खिलाफ है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि रूस का ये जो स्टेटमेंट है इसके मायने क्या है? क्या रूस चाहता है कि इसमें और देशों को इन्वॉल्व किया जाए? चाइना नई संधि के खिलाफ है, अमेरिका का रुख क्या होगा? और बाकी देश जो अभी परमाणु शक्ति नहीं बने, क्या उनके लिए इशारा है? एक बड़ा सवाल। रूस का परमाणु पैगाम, एटम बम ही दुनिया को बचाएगा, फिर शुरू होगी हथियारों की होड़। रूस का ये बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया में परमाणु हथियारों की नई होड़ शुरू हो चुकी है। अमेरिका, रूस और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी तनाव बना हुआ है। वहीं उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल और परमाणु परीक्षणों की धमक दिखा रहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि आज की दुनिया में न्यूक्लियर डिटरेंस ही वो ताकत है जो बड़े युद्ध को रोक सकती है। उनका दावा है कि परमाणु हथियारों का अस्तित्व ही महाशक्तियों को सीधे टकराव से दूर रखता है। पेस्कोव ने एक और बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी नई तकनीकें विकसित हो सकती हैं जो बिना परमाणु हथियार हुए भी उतनी ही तबाही मचा सके। यानी आने वाले समय में दुनिया को सिर्फ परमाणु बम ही नहीं बल्कि सुपर डिस्ट्रक्टिव हाईटेक हथियारों का भी खतरा हो सकता है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस कई बार परमाणु हथियारों का जिक्र कर चुका है। हर बार जब पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को नई सैन्य मदद दी तब रूस की तरफ से परमाणु चेतावनी जैसी बातें सामने आई। अमेरिका और यूरोपीय देशों का आरोप है कि रूस परमाणु ताकत का इस्तेमाल रणनीतिक दबाव बनाने के लिए कर रहा है।
लेकिन मॉस्को का कहना है कि वो सिर्फ अपनी सुरक्षा और संतुलन की बात कर रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नई वैश्विक परमाणु संधि की वकालत कर रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका, रूस और चीन मिलकर हथियारों पर नियंत्रण का नया ढांचा तैयार करे, लेकिन चीन इस प्रस्ताव को पहले ही ठुकरा चुका है। रूस का भी कहना है कि अगर चीन किसी नई संधि का हिस्सा बनेगा तो ब्रिटेन और फ्रांस को भी शामिल करना होगा, क्योंकि उनके पास भी बड़ी परमाणु क्षमता मौजूद है। दुनिया की चिंता इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली आखिरी बड़ी संधि भी अब खत्म हो चुकी है। 2010 में हुई न्यू स्टार्ट संधि को शीत युद्ध के बाद हथियार नियंत्रण का सबसे बड़ा समझौता माना जाता था। इसके तहत दोनों देशों को 1550 तैनात परमाणु वॉरहेड तक सीमित रखा गया था, लेकिन अब ये व्यवस्था खत्म हो चुकी है। यानी दशकों बाद पहली बार ऐसी स्थिति बनी है जब दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों पर किसी सक्रिय परमाणु नियंत्रण संधि की बाध्यता नहीं है। इसका मतलब साफ है, अब हथियारों की संख्या, तैनाती और आधुनिकीकरण को लेकर नई प्रतिस्पर्धा शुरू हो सकती है, और यही वो खतरा है जिसे लेकर दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं। एक तरफ रूस कह रहा है कि परमाणु हथियार दुनिया को बचा सकते हैं, दूसरी तरफ दुनिया का बड़ा वर्ग मानता है कि यही हथियार मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सवाल यही है, क्या दुनिया शांति के संतुलन पर खड़ी है या फिर परमाणु डर के सहारे चल रही है? क्या न्यूक्लियर डेटरेंस वास्तव में सुरक्षा की गारंटी है या फिर ये उस बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया की मजबूरी है जिसमें एक चिंगारी पूरी मानवता को झुलसा सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और फिलहाल वर्ल्ड वॉर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।